नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपी जीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें शुरुआत करनी है मध्य प्रदेश के बजट परिदृश्य एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दोस्तों आखिर मध्य प्रदेश का पहला बजट किसके द्वारा एवं कब प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखें, मध्य प्रदेश का पहला बजट भगवंतराव मंडलोई के द्वारा 19 दिसंबर 1956 को पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 19 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पहला बजट भगवंतराव मंडलोई के द्वारा पेश किया गया था। इनके नाम को ध्यान रख लेना है। फिर दोस्तों, मध्य प्रदेश में वर्ष 2007-8 में लिंग आधारित जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था। जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया था मध्य प्रदेश में? तो वर्ष 2007-8 में किया गया था। इसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश है, जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाला कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य बना था। सबसे पहली बार किसने प्रस्तुत किया था जेंडर बजट? तो वह राज्य है कर्नाटक। फिर दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने कब वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया था। प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया था। तो वर्ष 2017 को किया था। दोस्तों, मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने टैबलेट के जरिए विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। यहां पर समझने वाली बात है, यह टैबलेट के जरिए पेश किया गया था। और दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला ई बजट 2 मार्च 2021 को पेश किया गया था। इस ही बजट की बात चल रही है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में राज्य में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी। इतनी बातें तो क्लियर हो गई। फिर बात करते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर आंकड़े हम देख रहे हैं यह पुराने बजट के हैं, तो आपके एग्जाम के लिहाज से उतने महत्वपूर्ण नहीं है। आपको मुख्य मुख्य आंकड़ों पर फोकस करना है। जैसे कि गरीब कल्याण वर्ष कब घोषित हुआ? वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया था। ठीक है। और दोस्तों, एमबीबीएस की सीटें 2022-23 तक बढ़कर कितनी हो जाएंगी? 3250 हो जाएंगी, मतलब हो गई होंगी। ठीक है, क्योंकि बजट में बातें फ्यूचरिस्टिक वे में लिखी होती हैं और ये चीजें घटित तो हो गई होंगी, क्योंकि अब तो 24 चल रहा है, तो 3250 सीटें एमबीबीएस की हो गई होंगी। दोस्तों, एमबीबीएस इसका फुल फॉर्म यदि किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दें। और दोस्तों, इंदौर, भोपाल सहित जबलपुर में 3 कैंसर अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। फिर मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए भोपाल में पुलिस चिकित्सालय का निर्माण कराया जाएगा। ध्यान रखना है, पुलिस चिकित्सालय कहां बनेगा? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा। फिर मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में अलग से चाइल्ड बजट का प्रावधान किया गया। तो इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है बजट 2022-23 के बारे में, और कुछ बातें बजट 21-22 के बारे में। जो लेटेस्ट बजट है उसकी चर्चा तो हम कर ही लेंगे, जो अब तक का नवीनतम बजट है, जो अपडेटेड बजट है, और फिर अभी फिर से नया बजट आपको देखने मिलेगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं जो मध्य प्रदेश का 2021-22 का बजट था, उसके कुछ अन्य नाम भी थे। क्या था? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जनता का बजट, क्योंकि इसमें जनता के सुझावों को शामिल किया गया था। डिजिटल बजट भी इसका नाम था, क्योंकि इसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डायरी ऐप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। फिर बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण और बजट 2022 के प्रमुख अंशों की। दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं, हमें लेटेस्ट बजट 2024-25 पर ज्यादा फोकस करना होगा, लेकिन इस पुस्तक का हिस्सा है तो हम इसकी चर्चा कर ले रहे हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट फिर दोस्तों बजट और इकोनॉमिक सर्वे में से स्टैटिक पोर्शन में शामिल हो जाते हैं, तो वहां पर फिर आपको एज मिल जाता है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। हमें चर्चा करनी है आर्थिक सर्वेक्षण और बजट 2022-23 के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो दोस्तों, सिंगरौली में नवीन हवाई पट्टी बनाई जाएगी, इसे आप ध्यान रख लें।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2022-23 में लगभग 10 लाख नए हितग्राहियों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, इस बिंदु को भी याद रखें। सबसे पहले एक प्रश्न का आंसर दें कि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में क्या अंतर है। हम कहते हैं बजट 2024-25 जो भी लेटेस्ट आएगा, और जो लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित होता है उसे हम कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। इसके पीछे क्या कारण है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। उम्मीद है प्रश्न को आप समझ गए होंगे। फिर दोस्तों, नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। कहां पर? भोपाल में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और दूसरा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना नाथू बरखेड़ा भोपाल में की जाएगी। फिर दोस्तों, शरावती गेहूं, काली मूछ चावल, जीरा शंकर राइस, पिपरिया तुअर दाल को जीआई टैग मिला है। आपको बताना है कहां कहां से संबंधित है और इस बजट में ये प्रस्तावित था। फिर दोस्तों, 8,000 करोड़ की लागत से नर्मदा नदी पर चिंकी बोरास संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना नरसिंहपुर रायसेन जिले में प्रस्तावित है। तो किस जिले में प्रस्तावित है? चिंकी बोरास संयुक्त परियोजना नरसिंहपुर और रायसेन जिले में प्रस्तावित है। किस नदी पर बनाई जाएगी? नर्मदा नदी पर बनाई जाएगी और बहुउद्देशीय परियोजना है। फिर दोस्तों, 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। दतिया में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और पुलिस कॉलेज खोलना प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय 58,334 से बढ़कर 63,345 रुपए हो गई। और दोस्तों, हम बजट 2022 और इकोनॉमिक सर्वे 2022 के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, लेटेस्ट आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत अभी नहीं किए जा रहे हैं, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो कुछ ऐसे स्टैटिक पॉइंट जो आपके सामने आए उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में, इसे आप ध्यान रखें, हम अलग से चर्चा करेंगे। दोस्तों, ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी को साफ करने और उसके सौंदर्यीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 120 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। फिर मध्य प्रदेश में चाइल्ड बजट के लिए 27,792 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये कुछ फैक्ट हमारे काम के नहीं है। और दोस्तों, बुरहानपुर जिले को हर घर जल जिला घोषित किया गया, इसको आप ध्यान रखें। और कुल दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यदि वर्तमान में भी तीसरे स्थान पर हुआ तो यह फैक्ट फिर हमारे काम का है। और दोस्तों, भारत सरकार द्वारा उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी, तो इसे आप जरूर याद रखें। फिर मध्य प्रदेश में नवीन औद्योगिक क्षेत्र बजट 2022 के अनुसार बगरौदा भोपाल में, बैरसिया भोपाल में, झिलेला सीहोर में, बडियाखेड़ी सीहोर में, जावरा रतलाम में, ठीक, लमतारा जिला कटनी में, मोहना इंदौर में प्रस्तावित है। इन सबकी चर्चा तो हमने पहले भी करी है कि अब तक कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, वो किस जिले से संबंध रखते हैं। तो यहां से आप चीजों को कनेक्ट रखें कि कितनी चीजें प्रस्तावित थी, कितनी इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। पर दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सांची दूध पाउडर प्लांट इंदौर में प्रस्तावित है। फिर शरावती गेहूं, काली मूछ चावल, जीरा शंकर चावल, पिपरिया तुअर दाल को जीआई टैग देना प्रस्तावित है। कमेंट में बताना है प्रस्तावित था 22 के बजट में, अब तक कितने को मिल चुका है। क्योंकि 23 में हमने काफी सारे उत्पाद पढ़े थे जिनको जीआई टैग मिला हुआ था। इनमें से भी सारे के सारे शामिल है कि कुछ को शामिल किया गया, कुछ नहीं जोड़ेगा, ये कमेंट सेक्शन में बतानी है। फिर दोस्तों, वर्ष 2025 तक सिंचाई क्षमता 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। आपको ध्यान रखना है 25 का सिंचाई क्षमता का लक्ष्य क्या है? 65 लाख हेक्टेयर तक का है। फिर आगर, शाजापुर और नीमच में दोस्तों कुल 1500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को प्रारंभ किया जाएगा। इसकी चर्चा भी हमने की हुई है अपने ऊर्जा वाले सेक्शन में। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दोस्तों एमबीबीएस की संख्या, जो सीटें हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 3250 की जाएगी। फिलहाल कितनी है? 2035 है, यह बात की जा रही है 2022 के बजट के आधार पर। और कितनी बढ़ानी है? 3250 करनी है। इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर मध्य प्रदेश बजट 2022 में मध्य प्रदेश देश में चाइल्ड बजट पेश करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। अर्थात 2022 के बजट में पहली बार हमने चाइल्ड बजट को शामिल कर लिया था। फिर बात करते हैं दोस्तों जगदीश देवड़ा की। तो दोस्तों इनका जन्म नीमच जिले में हुआ था और निर्वाचन क्षेत्र है मल्हारगढ़ मंदसौर जिला। वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं। किसकी बात चल रही है? जगदीश देवड़ा जी की बात चल रही है। और दोस्तों इन्होंने 1 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश विधानसभा में
2023-24 का बजट प्रस्तुत किया था। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इकाई है रुपए में, मतलब जो बात होगी रुपए में होगी। तो प्रचलित भाव पर मतलब मार्केट प्राइस पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,40,513 रुपए। वहीं भारत में कितनी है? 1,70,620 रुपए। यह है मार्केट प्राइस पर मतलब प्रचलित भाव पर। और स्थिर भाव की बात करें 2011-12 के आधार पर स्थिर भाव की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वह है 65,023 रुपए और भारत की है 96,522 रुपए। अब आपको दोस्तों प्रचलित और स्थिर भाव में क्या अंतर है, क्या चीजें होती हैं, किस आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये चीज कमेंट सेक्शन में बतानी है। बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। गणना यदि हम स्थिर भाव पे करेंगे या प्रचलित भाव पे करेंगे तो किस पर गणना करने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कौन सी चीजें छिप जाएंगी, कौन सी चीजें उभर कर सामने आएंगी, इन सबको आप कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो मुझसे प्रश्न कर लें कि सर आप मुझे ही बताएं। मुझे आपका ITCZ वाला प्रश्न भी आता है, 1-2 कमेंट थे कि सर ITCZ को विस्तार से समझाएं। तो जैसे ही सीरीज कंप्लीट होती है प्रयास किया जाएगा कि आपके उस प्रश्न का जवाब दिया जाए। ठीक, समय रहते जैसे ही समय मिलता है उसका जवाब दिया जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों प्रचलित भाव, स्थिर भाव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, यदि आप कमेंट सेक्शन में बता पाए तो जरूर बताएं, अदरवाइज इसकी चर्चा मेरे द्वारा अलग से कर ली जाएगी। फिर बात करते हैं दोस्तों बैंकिंग की। आपको यहाँ पर ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा तो कम से कम ध्यान रख ही लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर बैंकिंग में दोस्तों प्रति लाख जनसंख्या पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश में 10 हैं और भारत में 12 हैं। ठीक, प्रति व्यक्ति जमा राशि की बात करें दोस्तों ये फैक्ट उतने काम के नहीं है, आप इनको यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं जीवनांक की। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी होगा आपके लिए, इसको आपको आवश्यक रूप से ध्यान रख लेना है। जन्म दर कितनी है दोस्तों प्रति 1000 व्यक्ति पर? 24.1 मध्य प्रदेश में और 19.5 है भारत में। मृत्यु दर की बात करें तो 6.5 है मध्य प्रदेश में और 6 है भारत में। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो मध्य प्रदेश में 43 है और भारत में 28 है। तो दोस्तों इन आंकड़ों को आपको ध्यान रखना है, ये आंकड़े सभी आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है 43 और भारत में 28 शिशु प्रति 1000 जीवित जन्म पर। मृत्यु दर मध्य प्रदेश में 6.5 है तो भारत में 6 है। जन्म दर मध्य प्रदेश में 24.1 है तो भारत में 19.5 है। फिर बात करते हैं जनसंख्या की। तो जनसंख्या घनत्व तो दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर में देखते हैं तो मध्य प्रदेश का है 236, भारत का है 382। इसे आपको जरूर ध्यान रखना है। स्त्री पुरुष अनुपात की बात करें तो दोस्तों 931 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर मध्य प्रदेश में और देश में है 943। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें प्रतिशत में तो 2001 की जनगणना के मुकाबले 2011 में मध्य प्रदेश में कितनी वृद्धि हुई तो 20.3% वृद्धि हुई, जबकि भारत में 17.7% वृद्धि हुई। फिर कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश में है 72.4% ग्रामीण जनसंख्या। ठीक, और देश में है 68.9%। दोस्तों ये सारे आंकड़े आपको ध्यान रखने में आपसे बार बार कह रहा हूं, जहां तक मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 72.4 कुल जनसंख्या का और देश में 17.7% कुल जनसंख्या का। इसी प्रकार से कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या मुख्य प्लस सीमांत कार्यशील मध्य प्रदेश में 43.5 और भारत में है 39.8%। इन आंकड़ों को तो आपको ध्यान रख ही लेना है। फिर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या की। तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 15.6, भारत में है प्रतिशत है 16.6 और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का है 21.1 और भारत में यह है 8.6। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों यहां पर क्षमता दी गई है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा की। दोस्तों जो पॉइंट मैंने छोड़े हैं आप उनको यहां पर देख सकते हैं, मैंने उनको इग्नोर नहीं किया, मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगे।
आप चाहें तो उनको भी रीड कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऊर्जा की। तो मध्य प्रदेश में जो पवन ऊर्जा है वो कितनी उत्पादन होती है, कितनी क्षमता है मध्य प्रदेश की? 15,404 मेगावाट। भारत में कितनी है? 6,95,509 मेगावाट। तो दोस्तों जो ये आंकड़े हैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप याद रखें, भारत के परिप्रेक्ष्य में याद होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम मध्य प्रदेश के इन आंकड़ों को तो आप ध्यान रखें कि पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश की क्षमता है, लगभग याद कर लें 15,000, 15,500 याद कर लें ताकि ऑप्शन मिले तो आप एलिमिनेट कर पाए। तो पवन ऊर्जा की क्षमता मध्य प्रदेश में 15,404 मेगावाट। सौर ऊर्जा की है दोस्तों 61,660 मेगावाट और बायोमास ऊर्जा की है 1,364 मेगावाट। यदि देश में बात करें तो देश में सौर ऊर्जा की है 7,48,990 मेगावाट, बायोमास की है 17,538 मेगावाट। फिर बात करते हैं दोस्तों साक्षरता दर की। इन फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है। कुल साक्षरता दर मध्य प्रदेश में है 69.3%, भारत में है 73%। तो भारत बढ़िया है इस मामले में थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश से। पुरुष साक्षरता दर मध्य प्रदेश में 78.7%, देश में है 80.9%। और महिला साक्षरता दर की बात करें तो मध्य प्रदेश में 59.2%, मतलब कुल महिलाओं का 59.2% महिलाएं मध्य प्रदेश में साक्षर है और वहीं भारत में 64.6% महिलाएं साक्षर हैं। तो ये तो चर्चा कर ली हमने महत्वपूर्ण आंकड़ों की, इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। तो दोस्तों देश के में किसी देश के लोगों के जीवित रहने की औसत अवधि को कहते हैं जीवन प्रत्याशा। किसी भी देश में जितना लोगों का जीवन होता है उसके एवरेज को कहते हैं जीवन प्रत्याशा। जितने भी लोग देश में रह रहे हैं सबकी आयु का योग बटे जितने लोग रह रहे हैं उनका भाग दे देना है तो आ जाएगी जीवन प्रत्याशा। तो दोस्तों जीवन प्रत्याशा यह एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान है। फिर बात करते हैं दोस्तों जीवन प्रत्याशा वर्ष 2021 से 25 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पुरुषों में भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 69.4%। सबसे ज्यादा है केरल की 73.5% और न्यूनतम दोस्तों मध्य प्रदेश के 66.70%। महिलाओं की बात करें तो देश की जीवन प्रत्याशा, देश में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है 72.7%। टॉप पे केरल है, सबसे ज्यादा किसकी है? केरल की है 79.2% और उत्तर प्रदेश की सबसे कम है 69.1% महिलाओं की जीवन प्रत्याशा। इतना आपको ध्यान रख लेना है, ठीक। फिर बात करते हैं प्रजनन दर की। तो दोस्तों स्त्रियों के एक विशेष वर्ग द्वारा उनकी प्रजनन की आयु की अवधि में पैदा किए गए बच्चों की औसत संख्या के बराबर होती है प्रजनन दर। सामान्य भाषा में बच्चे पैदा कर सकने की आयु जो आमतौर पर 15 से 49 वर्ष मानी जाती है, तो इस आयु वाली प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मों की संख्या होती है प्रजनन दर, या जीवित जन्मे बच्चों की संख्या होती है प्रजनन दर। यदि हम बात करें स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट 2022 की, तो यहां पर मध्य प्रदेश के लिए आंकड़ा 59.1% और भारत के लिए आंकड़ा 60.08% है। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की। इस ही वीडियो में इनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात हम जान लेते हैं कि आखिर बौद्धिक संपदा अधिकार होते क्या हैं। तो दोस्तों बौद्धिक संपदा अधिकार किसी कंपनी या निर्माता को उसकी रचनाओं पर दिए गए अधिकार हैं, या बौद्धिक संपदा अधिकार मानसिक रचनाएं, कलात्मकता जिसे क्रिएटिविटी कहते हैं, और वाणिज्यिक दोनों संदर्भों में विशेष अधिकारों के समूह हैं। तो जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, मानसिक रचनाएं, वे कलात्मक हो या वाणिज्यिक हो, दोनों संदर्भों में कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उन्हें कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। फिर बात करते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में, प्रमुख किस प्रकार से हमने कैटेगराइज कर रखा है। तो दोस्तों बौद्धिक संपदा अधिकारों में सबसे पहली बात कॉपीराइट। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति होती है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी वीडियोस डालते, किसी ने किसी और का वीडियो अपलोड कर दिया तो कॉपीराइट आ जाता है। क्यों? विचारों की अभिव्यक्ति के संरक्षण के लिए। एक तरफ आपको बौद्धिक संपदा अधिकार की लिस्ट दी गई है, दूसरी तरफ किस चीज को संरक्षित करने के लिए वो अधिकार बनाया गया है। तो जैसे कॉपीराइट है विचारों की अभिव्यक्ति के संरक्षण के लिए बनाया गया है,
पेटेंट है आविष्कार, नवीन प्रक्रियाएं, मशीन आदि के संरक्षण के लिए किसी ने कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मशीन बनाई, फॉर्मूला बनाया, उसी फॉर्मूले के आधार पर दूसरे ने बना लिया, तो जो उसने रिसर्च में पैसा खर्च किया था, जिसने सबसे पहली बार मशीन को बनाया था, उसका नुकसान हो गया, क्योंकि वो मशीनें बेच रहा था, उस कॉस्ट को जोड़ के जो इसने रिसर्च में खर्च की थी, तो उसने महंगे में मशीनें लॉन्च की मार्केट में, लेकिन किसी ने उसके फॉर्मूले को, उसकी डिज़ाइन को चोरी करके या उसकी बिना अनुमति के या उसकी डिज़ाइन से ही मशीनें बनाना चालू कर दी, और फिर उसको सस्ती पड़ेगी क्योंकि उसने रिसर्च नहीं की। तो पेटेंट किस चीज़ के लिए है? आविष्कार, नवीन प्रक्रियाएं, मशीन आदि के लिए पेटेंट दिया जाता है कि कोई उसका उपयोग ना कर ले बिना अनुमति के या जिस पर उसका अधिकार ना हो। फिर बात करते हैं ट्रेडमार्क की। तो दोस्तों, व्यवसायिक वस्तुओं या सेवाओं को पृथक करने के लिए चिन्ह होता है ट्रेडमार्क। ट्रेड सीक्रेट की बात करें तो व्यापारिक जानकारी की गोपनीयता को कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। और भौगोलिक संकेतक, जोग्राफिकल इंडिकेटर, विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति पर प्रयुक्त संकेतक और उत्पत्ति स्थल की वजह से विशिष्ट गुण रखते हैं, उन्हें हम देते हैं जीआई टैग। दो चार के नाम लिख दें। औद्योगिक डिजाइन की बात करें तो किसी लेख का सजावटी या सौंदर्यपरक पहलू के संरक्षण के लिए औद्योगिक डिजाइन वाला बौद्धिक संपदा अधिकार है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होगी। फिर बात करते हैं संबंधित से संबंधित कन्वेंशन या संधि। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित होगी, यहां पर सही से सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं हुई। तो दोस्तों, पेरिस कन्वेंशन 1833 पेटेंट और औद्योगिक डिजाइन से संबंधित है, अर्थात औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन 1833 हुई थी, इसे आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, बर्न कन्वेंशन 1886 कॉपीराइट से संबंधित है, साहित्य और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन 1886 हुई थी, इनको ध्यान रखना है। पेरिस कन्वेंशन पेटेंट और औद्योगिक डिजाइन के लिए 1833 और बर्न कन्वेंशन कॉपीराइट के लिए 1886। अब आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आते हैं, कॉपीराइट होता क्या है, लेखक के पास सारे अधिकार सुरक्षित हैं, इस प्रकार से साइन बना होता है कॉपीराइट का, वो क्यों होते हैं। तो जो कॉपीराइट है साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए है, और जो पेटेंट औद्योगिक डिजाइन है वह औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए है। अब दोस्तों, WTO का ट्रिप्स समझौता, सबसे पहले आप ट्रिप्स का फुल फॉर्म बताएं। जब कभी मेंस की हम क्लासेस ले रहे होंगे तो दोस्तों, WIPO, ट्रिप्स, ट्रिम्स, इन सब की चर्चा हमें करनी है। बस आप सपोर्ट बनाए रखें, कमेंट सेक्शन में डिमांड करते रहें, जैसे ही समय आएगा आपकी डिमांड को पूरा किया जाएगा। मेरा दोस्तों एक उद्देश्य है कि मैं एक बार MPPSC मेंस का सारा सिलेबस यूट्यूब पर विथ PDF हैंड रिटन नोट्स के साथ आप सभी के लिए पढ़ाऊं, लेकिन उसके लिए आपके सपोर्ट की, ना सिर्फ सपोर्ट, बहुत ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा यदि आप इतना चाहते हैं तो, ठीक है। तो क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, एक अकेला व्यक्ति, मैं ऐसा नहीं चाहता कि सिलेबस को काफी सारे लोग मिलकर, मैं चाहता हूं कि एक बार तो मैं खुद से ही सारा सिलेबस अपनी आवाज में अपने तरीके के साथ आपसे पढ़ाऊं, फिर बाद में काफी सारी चीजें अलग से हम करते रहेंगे कि बहुत सारे लोग पढ़ा रहे। लेकिन मेरा एक लक्ष्य है कि एक बार मेरे लिए सारा सिलेबस जरूर कंप्लीट कराना है यूट्यूब पर, और खुद से कराना है सारा। ये मुझे लगता है अंदर से कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ठीक है, ताकि उन सभी विद्यार्थियों का बेनिफिट हो पाए जो कहीं ना कहीं कोचिंग नहीं कर पाते और घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा पाते। और ऐसा नहीं है, बिल्कुल फुल क्वालिटी के साथ विथ हैंड रिटन नोट्स सारी चीजें कवर कराई जाएंगी, ताकि आपको किसी और चीज की आवश्यकता ना पड़े। तो देखते हैं वो समय कब आता है और कब इस लक्ष्य की ओर मैं उन्मुख हो पाता हूं। तो फिलहाल बात करते हैं WTO के ट्रिप्स समझौते के बारे में। दोस्तों, सुरक्षा के पर्याप्त मानक सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है, और विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों, ट्रिप्स समझौता 1 जनवरी 1995 को लागू हुआ, ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण डेट है 1 जनवरी 1995। इस डेट को ट्रिप्स समझौता लागू हुआ था। फिर बुडापेस्ट कन्वेंशन 1977, इन सन को भी याद रखना है। पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु सूक्ष्म जीवों के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संधि है बुडापेस्ट कन्वेंशन 1977। फिर बात करते हैं भारतीय पेटेंट प्रणाली के महत्वपूर्ण अधिनियम। ये तो हमने इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात कर ली, अब बात करते हैं भारतीय पेटेंट प्रणाली के जो इंपॉर्टेंट अधिनियम है उनके बारे में। तो दोस्तों, भारत में पेटेंट से संबंधित पहला कानून आया था 1856 में, जो आविष्कार संरक्षण से संबंधित था। ध्यान रखना है, पहला कानून जो भारत में आया था पेटेंट से संबंधित 1856 में आया था, और भारत में आविष्कार संरक्षण से संबंधित था, ठीक। फिर बात करते हैं वर्ष 1872 में क्या हुआ,
पेटेंट और डिजाइन संरक्षण अधिनियम लाया गया। कब लाया गया? 1872 में। भारत की बात कर रहे हैं। 1911 में आया भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम। फिर 1949 में एक गठित हुई थी कमेटी जिसका नाम है बख्शी टेकचंद समिति। इसका संबंध पेटेंट कानूनों की समीक्षा से था। ध्यान रखना है, बख्शी टेकचंद समिति का संबंध था पेटेंट कानूनों की समीक्षा से। 1872 में आया था पेटेंट एवं डिजाइन संरक्षण अधिनियम। 1911 में भी आया था भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम। और 1949 में गठित हुई थी एक कमेटी जिसका नाम है बख्शी टेकचंद समिति, जो पेटेंट कानूनों की समीक्षा से संबंधित थी। इसे भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर दोस्तों वर्ष 1970 में पेटेंट अधिनियम आया जिसे 20 अप्रैल 1972 को लागू किया गया। वर्ष 1970 के पेटेंट अधिनियम को कब लागू किया गया? 20 अप्रैल 1972 को लागू किया गया। और दोस्तों 1970 पेटेंट अधिनियम में समय समय पर संशोधन भी होते रहे हैं, जैसे पेटेंट नियम संशोधन 2003, 2005 और 2006। ठीक है, इतना आपको ध्यान रख लेना है कि जो 70 में अधिनियम आया था उसमें 2003 में, 2005 में और 2006 में संशोधन भी हुए हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन मन में नहीं रखना है और जो काम की बातें हैं उनको ग्रहण करते जाना है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति के बारे में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में पेटेंट फाइल की संख्या 190 थी और यह वर्ष 2020-21 में 398 हो गई। इसमें 109.47 की वृद्धि दर्ज की गई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां प्रतिशत होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आप लगा लेना। दोस्तों इस आंकड़े के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश में अपनी पेटेंट फाइलिंग दर में बृहद सुधार किया गया है, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर से 87.22% से अधिक है। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। फिर बात करते हैं अगले बिंदु की। भारत में दायर डिजाइनों की संख्या वर्ष 2017-18 में 11,838 से 20.20% बढ़कर 2020-21 में 14,241 हो गई, जबकि वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश में 61 से बढ़कर 2020-21 में 214 हो गई। इसमें भी 250 मतलब 250.82% की वृद्धि देखी गई है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। पहले भारत में कितनी वृद्धि हुई उसके बारे में बात हुई, फिर मध्य प्रदेश में जो वृद्धि हुई उसकी चर्चा भी की गई। तो आपको परेशान नहीं होना दोस्तों इन आंकड़ों को लेकर। आपको बस ट्रेंड ध्यान रख लेना है कि हाँ मध्य प्रदेश में इन चीजों में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि जो हमने एसडीजी पढ़े उसमें हमने देखा कि मध्य प्रदेश कितना सारे गोलों में बहुत ज्यादा पीछे है। 24वें नंबर पर है, 27वें नंबर पर है, 20वें नंबर पर है, इतने इतने ऐसे ऐसे नंबर पढ़े हमने। तो हम ये ना समझ लें कि बौद्धिक अधिकार में जो पेटेंट फाइल कराना है, डिजाइनों को रजिस्टर कराना है, इनमें भी मध्य प्रदेश पीछे ना हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें मध्य प्रदेश में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लगातार इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि डेवलपमेंट सब चाहते हैं, क्रिएटिव सब बनना चाहते हैं। तो लगातार लोग अपनी क्रिएटिविटी पर काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं अपनी साइड से, इसलिए हमें इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। आपको इन आंकड़ों को याद नहीं रखना कि 17-18 में 11,838 डिजाइन दायर की गई, ऐसे में तो आप परेशान हो जाओगे। ट्रेंड को ध्यान रख लेना है, क्योंकि एमपीपीएस से कई बार स्टेटमेंट ट्रेंड के बेस पर बना लेता है कि पिछले 10 सालों में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो हम सही अनुमान लगा पाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये चीजें बताई। और दोस्तों फिर इन आंकड़ों से स्पष्ट भी होता है कि मध्य प्रदेश में डिजाइन फाइलिंग में काफी सुधार हुआ है और यह राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 230.59% से ज्यादा है। और यहाँ पर हमें खुशी वाली बात है, क्योंकि अभी तक हम बड़ी निराशा के साथ चीजों को पढ़ रहे थे, लेकिन फिलहाल आपके लिए एक खुशी की झलक देखने को मिल रही है। डिजाइन फाइलिंग में बहुत ज्यादा वृद्धि मध्य प्रदेश ने दर्ज की है। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश को विगत वर्षों में जीआई टैग प्राप्त हुए हैं, जिसमें चिन्नौर राइस बालाघाट का, बारासिवनी साड़ी बालाघाट की, चरावती गेहूं सीहोर का और महोबरी का देसावरी पान, जिसे उत्तर प्रदेश के साथ साझा किया गया है, जीआई टैग भी प्राप्त हुए हैं। तो कुछ कुछ चीजों में मध्य प्रदेश काम भी ठीक कर रहा है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश द्वारा फाइल किए गए आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की संख्या आंकड़ों में आप देख सकते हैं। दोस्तों इन आंकड़ों को भी याद नहीं रखना है, बस ट्रेंड देखना है आपको कि वर्ष 17-18 में दायर किए गए पेटेंट दिए गए हैं, एक तरफ डिजाइन दी गई है। तो आपको क्या देखना है कि 17-18 में मध्य प्रदेश में 190 पेटेंट दायर किए गए, 18-19 में 194 हो गए, 19-20 में 285 हो गए,
2021 में 398 हो गए। याद बिल्कुल नहीं करना, देखना है कि पेटेंट दायर करने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, मतलब लोग क्रिएटिव हो रहे हैं, नई नई चीजों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार से दोस्तों डिजाइन में 2017-18 में मध्य प्रदेश में 61 दर्ज हुई, 18-19 में 62, 19-20 में 127, 20-21 में 214। तो यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने मिल रही, मध्य प्रदेश में लगातार डिजाइनों को दायर करने के नंबर में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि लोग क्रिएटिव हो रहे हैं, नई नई डिजाइन बना रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए एक सकारात्मक संकेत है। वह सरकार भी इस प्रकार से अच्छी योजनाएं लेकर आए ताकि मध्य प्रदेश में क्रिएटिविटी, वैज्ञानिक अप्रोच को बढ़ावा मिल सके। ना सिर्फ प्रलोभनवादी योजनाएं लेकर आए, प्रलोभन के चलते चुनाव तो निकाले जा सकते हैं लेकिन विकास नहीं किया जा सकता। इससे जो हमारे कार्यशील जनसंख्या है और जो हमारी ओवरऑल जनसंख्या है वह कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से भी प्रभावित होती है जब प्रलोभनकारी योजनाएं की जाती है, उनको इस प्रकार से चीजें दी जाती हैं। हमें प्रयास क्या करना है, हमें अर्थात सरकार को, कि हमारे प्रदेश में साइंटिफिक अप्रोच बढ़े, लोग क्रिएटिविटी पर काम करें, नई डिजाइनों पर काम करें, नए आविष्कारों पर काम करें, है ना, ताकि इन पेटेंट और डिजाइनों की संख्या बढ़ती जाए। नई नई रिसर्च करें, उसके लिए आपको इस सेक्टर में ध्यान देना होगा। सरकार किसी की भी हो, सरकार का कर्तव्य होता है जनता का भला। ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे आपके प्रदेश का, आपकी जनता का विकास अवरुद्ध हो। तो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसको इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि हम यदि ऐसा काम करेंगे और ऐसी प्रलोभनकारी योजनाएं नहीं चलाएंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। उनका दृष्टिकोण होना चाहिए कि हमें पब्लिक की सेवा करनी है, मध्य प्रदेश को आगे लेके जाना है, मध्य प्रदेश में रोजगार को बढ़ाना है, स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधाएं बढ़ानी है, मध्य प्रदेश का चहुमुखी बहुमुखी विकास करना है। यह उद्देश्य होना चाहिए हर सरकार का, जो सत्ता में है उसका भी। फिर भले प्रलोभनकारी योजनाओं में कम पैसा खर्च करना पड़े, तो ये तो सोचना ही नहीं चाहिए। ये सोचना चाहिए सरकार किसी की भी हो, विकास हमारे मध्य प्रदेश का, हमारे देश का होना चाहिए, तभी ज्यादा गति के साथ हमारा मध्य प्रदेश ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है हमें और सबको, सरकार को भी। हमें क्यों रखना है? क्योंकि जब हमारे समक्ष कोई जनप्रतिनिधि आएगा तो इस आधार पर हम उनसे वार्तालाप करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते कि जो आंकड़े हमने देखे हैं, तो दोस्तों भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आप देख सकते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में पेटेंटों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन जो डिजाइनों की संख्या है गिरावट आई है, फिर वृद्धि हुई है। इस प्रकार से देख सकते हैं यहां पर। और जो आंकड़े हमने देखे हैं MPCST द्वारा, भारतीय पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार के आंकड़ों पर आधारित है ये सारे स्रोत। फिर दोस्तों बात करते हैं IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले WIPO अर्थात विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल राइट प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 1967 में। सबसे पहले ध्यान रखना है भाई 1967, इस सन को तो नहीं ही भूलना है कि WIPO की स्थापना 1967 में हुई थी, 24 जुलाई, फिर बाद में याद कर लेना है, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और दोस्तों बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कपिला कलाम कार्यक्रम, कपिला कलाम कार्यक्रम किस चीज से संबंधित है? बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता से संबंधित अभियान है कपिला कलाम कार्यक्रम। फिर दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को, इस दिन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, अब तो टॉपिक में भी शामिल हो गया है। और दोस्तों राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति वर्ष 2016 में लाई गई थी। और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन कब शुरू किया गया? NIPAM 8 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन शुरू किया गया। नोडल विभाग की बात करें तो दोस्तों औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्यिक मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है बौद्धिक संपदा अधिकारों की। फिर दोस्तों बात करें तो मध्य प्रदेश के GI टैग का वर्णन पृष्ठ क्रमांक 124 में अलग से दिया है, चर्चा हमने कर ली है। इसके बाद आपको उस चैप्टर का अध्ययन करना है दोस्तों। तो पुस्तक वाले काफी ध्यान रख रहे हैं आपका कि इसके बाद यदि आप GI टैग वाले चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो आप बढ़िया तरीके से चीजों को रिलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों फिर इस वीडियो में हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं और अगले वीडियो में हम MSME से अपनी चर्चा को शुरू कर लेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में लाइक कर दो यार। मैं डेली आपसे कहता हूँ अधिक से अधिक संख्या में लाइक करना है, लेकिन लाइक की संख्या कोई ड्रास्टिकली चेंज तो नहीं होती, ठीक है। और
वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि आपके जो दोस्त भाई लोग हैं वो भी इस वीडियो का भरपूर लाभ ले पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है दोस्तों, पता नहीं भविष्य में सारा मेन हम कवर करा दें फिर, तो अभी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको समय पर सारी जानकारियां मिले। बेल आइकन भी प्रेस करना है और दोस्तों टेलीग्राम चैनल तो अपना है ही जिसे ज्वाइन कर लेना है। वीडियो की लिंक, करंट अफेयर की जो कटिंग्स वगैरह होते हैं, जो भी मुझे बढ़िया लगता है, कोई एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होती है, हम टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले शेयर कर देते हैं। सबसे पहले मतलब बाकी के कंपैरिजन की बात नहीं कर रहे, हम शेयर करते हैं सबसे पहले। मतलब हम अपने प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उसमें मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो बनाने से पहले कंटेंट टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। कई बार लगता है कि वीडियो में ज़्यादा बढ़िया तरीके से चीज़ें एक्सप्रेस होगी, तो पहले वीडियो बनाते हैं, फिर वीडियो के साथ ही उस डॉक्यूमेंट को अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो बस बने रहें हमारे साथ, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें, तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद, वंदे मातरम।